बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ताज़ा खबर से ही आगाज़ कर लेते हैं जी। उस्मान डार साहब की जो वालदा है और उनके जो दूसरे भाई हैं उमर डार, उनकी जो अहलिया है, इन दोनों के कागजात नामजदगी सियालकोट में ना जी वो जमा कराए गए थे और दोनों के मुस्तरद कर दिए गए हैं। खैर ये कोई नई बात नहीं थी। 2 दिन से उस्मान डार साहब ख़ुद भी और उनकी वालदा भी इस सिलसिले में बाकायदा ट्वीट्स भी कर रहे थे और फिर कुछ एविडेंस भी बताए कि कौन किस तरीके से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करना चाहता है। कुछ तस्वीरें भी ख्वाजा आसिफ साहब के साथ लोगों की शेयर की गई जिन्होंने एतराज़ किया था। फिर ये सब था। बहरहाल दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और सोशल सिक्योरिटी की वाजबात की अदम अदायगी की बिना पे किए गए हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जो एक्सक्यूज़ बनाए जा रहे हैं ना, जिन कागजात की बुनियाद पर ये कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जिन ड्यूज़ की बुनियाद पर, ख़ुद उम्मीदवारों को भी चंद दिन पहले तक इस बात का पता था। उससे पहले किसी को इस बात का नहीं पता था कि कोई सोशल सिक्योरिटी के भी कोई पैसे होते हैं जो किसी ने देने होते हैं। बहरहाल ये बिल्कुल बोंडा किस्म का एलिगेशन था जो था, क्योंकि मैं उनसे मिल के भी आया और ख्वाजा आसिफ साहब से भी मिल के आया हूँ और जो रेहाना डार साहब हैं उनसे भी मैं मिल के आया हूँ। तो नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल जब एक ज़ोर चल रहा हो और एक शोर चल रहा हो तो फिर हर तरीके से ताकत आजमाई जाती है। और फिर ताकत का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी वजह कोई ख़ास ऐसी बड़ी बताई नहीं गई। और हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर ज़रूर ये इल्ज़ाम लग रहा है जी कि वो ज़ोर लगा रहे हैं। ये खुद ही रेहाना साहबा भी लगा रही थी और क्योंकि वो कैसे होंगे कागजात नामजदगी मुस्तरद, की सारी बातें पिछले 4-5 रोज़ से वो खुद ही बता रही थी और आखिरकार वो मुस्तरद हो गए। हालांकि कल की डेट में फ्रेश उन्होंने सोशल सिक्योरिटी के लास्ट ड्यू क्लियरेंस का सर्टिफिकेट भी मीडिया पे जारी किया, सोशल मीडिया पे जारी किया कि देखें मेरे किसी किस्म के कोई ड्यूज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं जो आपका हुस्न करिश्मा साज का है उसी तरीके से ये सारे काम चल रहे हैं। और बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि इस सिलसिले में सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब इन इकदाम से डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि मेरी पब्लिक से भी इंटरेक्शन रही और वो क्योंकि ऐसा तासुर आया कि ख्वाजा आसिफ साहब ही मुकाबला नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाएंगे एक खातून का, वो भी बेवा का। और जाली बात है उनके पास जो इस तरह घर पे उनके हमला हुआ, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके पोते को ज़दोकोब किया गया, वो सारी ऑडियोज़ तो हैं। तो बात आगे ट्रिब्यूनल्स में जानी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर एक और ये इल्ज़ाम लग सकता है, क्योंकि इससे पहले भी उनका वो मशहूर ज़माना जनरल बाजवा साहब खुद कह चुके हैं जिसमें वो 1500 की लीड से जीते थे उस्मान डार से, तो कि मैं जनरल साहब हार रहा हूँ तो उन्हें कहा ज़रा सब्र करें। तो ये अब एक और चीज़ उनके मेरे ख्याल में मत्थे लगी। मुझे तो इसका ये गुमान ऐसे ही लग रहा है उन्हें देते, या ये तासुर है कि कोई मुखालिफ खड़ा ना हो बड़े इंपॉर्टेंट हलकों के अंदर, लाइक इस सारी चीज़ें। क्योंकि और दूसरा, जिस गिरफ्तारी के लिए वो छापा मारा गया था चंद रोज़ कबल उस्मान डार साहब के घर पे, वालदा के साथ बदतमीज़ी हुई थी, दरवाजे तोड़े गए थे और मोबाइल फ़ोन भी ले गए थे और बच्चों को भी ज़दोकोब किया था, वो गिरफ्तारी थी उमर डार की, वो बहरहाल हो चुकी है और वो लाहौर में गिरफ्तारी हुई है, लाहौर से उन्हें उठाया गया। और ज़ाहिर 9 मई का केसेस हैं, उसके अंदर उनका नाम है। देखिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, वीडियो आती है या कोई प्रोग्राम करते हैं। पहला रात को उनकी वालदा माजिदा जो हैं रेहाना डार साहिबा, वो चीफ़ जस्टिस और ख़ुसूसन उन्होंने जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब से ज़रूर दरख्वास्त की है एक वीडियो पैगाम के ज़रिए। उन्होंने कहा पहले भी मेरे साथ जो मेरे घर पे सलूक रवा रखा गया था, आपने उसका नोटिस लिया था, तो आप नोटिस लें, मेरे बेटे को अदालत में पेश करें, FIR दें, जो कुछ भी है, मगर सामने कह रहे हैं इस तरह यूँ गायब ना रखें। बकौल जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने उस्मान डार से लिखा था कि वो मेडिकेशन पे है, उस्मान डार की ऐसी पोजीशन पे वो वापस आए थे। तो बहरहाल ये उन्होंने मुझे ज़रूर बात की थी। तो दूसरी तरफ तजवीज़ करंदा और तायद करिंदा, इनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है और आज भी ऐसा ही हुआ। बहुत वीडियोस आ रही हैं जी, RO ऑफिस के सामने से वीडियोस आ रही हैं, उन्हें उठाया जा रहा है, आते हैं जी, उन्हें पहचानते उन्हें और सादा कपड़ों में पुलिस वाले ही होते होंगे जी, वो उनको उठा लेते हैं जी और बस ये है। और ये सादा कपड़ों में करे सनम जावेद साहबा, जारी बात है मरीम नवाज़ के मद्दे मुकाबिल खड़ी, कोई आम खातून तो है नहीं और मद्दे मुकाबिल भी कोई आम खातून नहीं है। तो उन्होंने कागजात पर एतराज़ लगाया जी आज और ऑफिस पे, और वो लगा कि उन्होंने बिजली का बिल नहीं दिया। फिर उनके वाले साहब ने बताया ये भाई बिजली का बिल है, हमने जमा कराया हुआ है। तो बहरहाल मरीम नवाज़ साहबा के मुकाबले में, ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में कागजात नामज़दगी मुस्तरद हो रहे हैं
اور نواز شریف صاحب کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی مسترد اور عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ سر مقابلے پہ نہیں ہونا چاہیے پلیز؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ اس کی وائبس آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اور مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں نون لیگ کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. ٹریبونلز تو فیصلہ کریں گے بھی آگے جا کے، ججز کے پاس بات چلی جائے گی کل سے، لیکن یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا. کیونکہ تکلیف کی اذیت کا عالم یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب نے ایک نئی بحث چھڑی ہے. نئی بحث نہیں ہے یہ، بیسکلی عرفان سے جاوید لطیف صاحب بھی نواز شریف صاحب کے قریب ہیں، اور نئی بحث چھڑی عرفان صدیقی صاحب کا کچھ سیکول ہے جس پر وہ یہ بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ کرنا کوئی جرم نہیں تو آئین بدل دیں. اب یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جرم نہیں ہے تو آئین بدل دیں؟ ڈیفینیٹلی یہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں نا. انہیں کہا عمران خان کے فالورز پھر حملہ کریں گے اور نواز شریف کے فالورز بچائیں گے. ماضی میں بھی انہوں نے بچایا تھا. اور ادارے اور ایجنسیاں ہوش کے ناخن لیں. یہ جاوید لطیف صاحب بات کر رہے ہیں، کسی عام جگہ پہ بیٹھ کے نہیں بات کر رہے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ کے آفس جہاں اندر نواز شریف صاحب ہیں، اس کے باہر کھڑے ہو کے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ادارے اور ایجنسیاں ہوش کے ناخن لیں. مقبولیت کا پیمانہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر تاثر دیا جاتا ہے کہ دہشت گرد کے فالوور زیادہ، یعنی عمران خان صاحب دہشت گرد بھی انہوں نے کر دیے. اوکے اچھا، یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ انتخابات ملتوی ہو جائے اور مارشل لا لگ جائے. کون ماحول بنا رہا ہے؟ جن کو میرا خیال ہے یہ کہہ رہے ہیں ہوش کے ناخن لیں، ان سے متعلق کہہ رہے ہیں. اچھا بہت باریک بات ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ جاوید لطیف صاحب عام جگہ پہ نہیں، مالڈون کے باہر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، اور یہ پارٹی کی طرف سے بات کر رہے ہیں. جی ہاں، پارٹی کی طرف سے یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اور یہ ٹیسٹر ہے پارٹی کی طرف سے، ٹیزر ہے کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا کریں گے تو ہم یہ سب کرنے کے اہل بھی ہیں، ہم یہ سب کر بھی سکتے ہیں. تو یہ مقام چھوٹا نہیں ہے. بہرحال خطرناک بات ہے. اس کا سوال کا جواب کوئی دے نا، ان سے پوچھے نا کہ کون مارشل لا لانا چاہتا ہے. یہ کسے کہہ رہے ہیں کہ ملک میں انتخابات ملتوی ہو؟ کون چاہ رہا ہے انتخابات ملتوی ہو؟ تو جاوید لطیف صاحب سے پوچھ پڑھی ہونی چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ جناب آپ کو کہاں سے ایسا لگا، کون ایسا چاہ رہا ہے؟ ہوش کے ناخن وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے ادارے اور ایجنسیاں لیں. تو یہ سیدھا سیدھا حملہ نہیں ہے اور کیا ہے؟ سیدھا سیدھا جواب دہ ہو کے کھڑا نہیں کیا تو کیا کیا ہے؟ ہاں وہ غم ان کو ریٹائروں سے بڑا غم ہے. اپنی پرفارمنس پہ آئیں اور میڈیا کے سامنے آئیں، پبلک کے سامنے آئیں، وہ جلسہ کریں، پتہ چلے یار. ہم لوگ کو الیکشن کے اندر ان ہو چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں چکوال والے شخص، نام تک تو ان سے لیا جاتا ہے، ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جنرل فیض صاحب کا. انہیں کہا چکوال والا شخص، بندیال اور ثاقب نثار کیونکہ سویلینز ہیں. اچھا، ان کے فیصلوں سے ریاست کو نقصان پہنچا ہے. مجھے تو اس گفتگو سے صرف یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے لیے سب اچھا نہیں ہے. انہیں بہت سرپرائز مل رہے ہیں، بہت سرپرائز مل رہے ہیں. دیکھیں سرپرائز کنفرم کس کا ہوتا. آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.